नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है और विपक्ष कितना मजबूत, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारी जो पारंपरिक रूप से जो सोच है हमारी, हम अंधभक्त बनने में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं अंधभक्त बनने। वो चाहे सत्ता पक्ष के अंधभक्त बने या विपक्ष के अंधभक्त बने। हम लोकतंत्र के भक्त और संविधान के भक्त आज तक नहीं बन पाए हैं। इसीलिए विपक्ष में भी सत्ताधारी दल अपने स्लीपर सेल और गद्दारों को पैदा करता है और बिठा देता है। ये बात पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं, क्योंकि 12 साल से इस देश में बेलगाम बेकाबू सत्ताधारी दल से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी और शाह से टकराने में विपक्ष नाकाम रहा है। और हर बार नाकामी का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें विपक्ष की आंतरिक कमजोरियां सामने आएंगी। विपक्ष के भीतर बैठे हुए स्लीपर सेल और गद्दार सामने आएंगे। 2014 से और 2026 तक शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जो भारतीय जनता पार्टी मोदी या अपने विचारधारा पर और लोकप्रियता पर जीती हो। चुनाव जीतने के बाद इवेंट कुछ भी करें, लेकिन हर चुनाव आयोग, तंत्र, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो, और विपक्ष में बैठे स्लीपर सेल, इन्हीं तीनों के जरिए जीता जाता है। और उसमें बड़ा योगदान विपक्ष में बैठे हुए स्लीपर सेल। और फिर अब एक बार, और इसमें भी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी भी सिर्फ और सिर्फ जुबान बली नजर आते हैं। घोड़े खूब बताते हैं, घोड़े खूब पहचान करवाते हैं, लेकिन हर बार वो सवारी गलत घोड़े की करते हैं। हर बार सवारी गलत घोड़े करते हैं। उनके घोड़े जिन पर उनको सवारी करना चाहिए वो अस्तबल में बंधे रह जाते हैं, और उन्हीं घोड़ों पर वो सवारी करते हैं जो बीच मैदान में ले जाकर के उनको पटक देते हैं। ये सारे शब्द पूरी जिम्मेदारी से हम बोल रहे हैं। बुरा लगेगा, मुझे लगता है बहुत सारे कांग्रेस के या अपोजिशन के समर्थकों बुरा लगेगा, लेकिन अगर बुरा लग के भी इस देश का संविधान लोकतंत्र बचता है तो हम बुरा बोलेंगे, आपकी गालियां खाने के लिए तैयार है। हम तारीफ करते रहें और संविधान और लोकतंत्र खतरे में, हर दिन खतरे में और नीचे धंसता जाए खतरे के दलदल में, जो कमल वाला दलदल, तो ये तो नहीं हो सकता है। जरा भाऊ को लाइए, हम खबर पर आते हैं, मुख्य खबर पर आते हैं। स्वागत है भाऊ। अभी मुश्किल से 48 घंटे नहीं होंगे, 40-42 घंटा हुआ होगा, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए थे। किसने जिताया था राज्यसभा चुनाव? वही कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल्स। उन्होंने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव जितवाया था। अब विधानसभा चुनाव बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के स्लीपर सेल मोदी को विधानसभा चुनाव में जिताने में जुट गए तुरंत। और ये स्लीपर सेल सिर्फ उन्हें नहीं कह रहा हूं मैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये स्लीपर सेल वो भी हो सकते हैं जो किसी को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी छोड़ के जाने वालों को ही नॉर्मली एकाएक गद्दार या स्लीपर सेल कह दिया जाता है। मैं किसी क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन संदेह के घेरे में सबको रखना पड़ेगा। कौन मजबूर कर रहा है किसको? क्यों जा रहे हैं लोग? क्यों चुनाव के वक्त ऐसा होता है कि टॉप लेवल के नेता पार्टी छोड़ करके भगते हैं, भगदड़ मचती है? उसको समझने के लिए जरा कुछ चीजें आपको मैं सुनवाता हूं, खबरें दिखाता हूं। सबसे पहले गौरव गोगोई को दिखाइए। असम में सीएम फेस हैं, दिल्ली में राहुल के डिप्टी हैं, और अब असम की राजनीति में कूदे हैं। सुनवाइए। इस प्रकार के खबरों का मैं निंदन करता हूं। बार बार असम के मुख्यमंत्री मीडिया के द्वारा हमारे वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोडोलोई पर राजनीतिक रूप से दाग लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि को हनन करने की कोशिश करते हैं।
अभी मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी प्रद्युत बोडलो जी से मिलके आए और एक व्यापक चर्चा आने वाले चुनाव में कौन से वो बातों विषयों के साथ हम लोगों के पास जाएंगे और नए असम की क्या कल्पना हम कर रहे हैं उसको लेकर हमने एक व्यापक चर्चा की है। देखिए मैं हम उनसे बात करके आए हैं और मैं जिस प्रकार की बातें मीडिया में आ रही है उसका मैं निंदन करता हूं। अब मैं यहाँ पे दो बातें कहूंगा। यहाँ पर मैं न बुरा बोल रहा हूँ गौरव गोगोई को, न स्लीपर सेल बोल रहा हूँ, लेकिन इमेच्योरिटी देखिए, ऐसे लोग राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये पहला मामला नहीं है। भूपेन बोरा को लेकर जब खबर आई थी तो तत्काल जो असम की लीडरशिप थी उसने कहा कि नहीं, भूपेन बोरा जी से हमारी बात हो गई। मेरे पास बयान है सारे पड़े, अगर हम वहां जाए खोद खोद के लाए तो 1 घंटे प्रोग्राम करेंगे। कहा नहीं नहीं, बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये असम के मुख्यमंत्री जो है बार बार ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। और भूपेन बोरा, उसके बाद भूपेन बोरा ने पूरे कांग्रेस की हवा निकाल दी, कांग्रेस के नैरेटिव को पंचर किया। वो जाके हेमंता से मिले, सब कुछ हुआ, अमित शाह से मिले, सारा मतलब कांग्रेस की फजीहत भूपेन बोरा असम कांग्रेस के टॉप के नेता में से। उसके बाद आप समझिए ना कि पॉलिटिकल पार्टी चलाने का मतलब भी वहां पर भी एक एलआईयू आपके भीतर होनी चाहिए जो प्रॉपर इंटेलिजेंस हो। एक ऐसी पार्टी से आप मुकाबला कर रहे हैं जिसके पन्ना प्रमुख की कुंडली अमित शाह के पास होती है और आपके पास अपने टॉप लीडरशिप के बारे में जानकारी नहीं है। डूब मरो राजनीति करने के बजाय आप लोग। प्रद्युत बारदोलोई की जब खबर आई और पत्रकार ने पूछा आपने क्या सुना, ये सीएम बनेंगे, ये सीएम बनेंगे, ये विधायक नहीं बनने लायक आज की तारीख में है। अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं जिसके पास इतना इनपुट नहीं है कि उनके टॉप नेता कहां जा रहे हैं, कह रहे हम और भंवर जितेंद्र सिंह मिलके आए हैं और भंवर जितेंद्र सिंह सब हमने मिला, हमने रोड मैप तैयार किया, वो रोड तैयार कर चुके थे जाने का अपना, आके खारिज किए। अब अगला विजुअल देखिए, देखिए फिर वही हुआ जो भूपेन बोरा में हुआ था। लगातार एक बार होती है किसी से गलती, जो हर दिन गलती करे वो भाजपा खराएंगे लोग। ये देखिए, ये विजुअल्स हैं उसके बाद के, जिस समय ये बयान आया उसके 10 घंटे बाद सुबह हुई, बस रात वो कयामत की गुजरी, सुबह हुई, प्रद्युत बारदोलोई कहां पहुंच गए, हिमंता बिस्वा शर्मा के पास। क्या रोड मैप बनाया था भाई आपने गौरव गोगोई जी, पहुंच गए। अब आगे चलिए, प्रद्युत बारदोलोई को सुनवाइए, प्रद्युत बारदोलोई को सुनवाइए। 15 साल गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई के सरकार में मंत्री रहे। इस भाजपा के दौर में 19 में और 24 में नगांव से सांसद आदमी रहा है। कोई ऐसा नहीं, 16 साल की उम्र में कांग्रेस की राजनीति शुरू किया था स्टूडेंट उसमें। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कोई कमजोर नस हो, अमित शाह मोदी ने दबा रखा हो। हिमंता है, हिमंता को सब पता है, अपनी भी कमजोर नस अपने साथियों के भी, क्योंकि सब कांग्रेस में साथी रहे हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन आपको खबर नहीं है, आप बेखबर हो, आप कुंभकर्णी नींद में हो और पार्टी चलाओगे। सुनिए प्रद्युत बारदोलोई। You have been told by the Honorable Chief Minister of Assam and in presence of the President of Assam, BJP, and my colleagues, I know them, we work together in the parliamentary different fora. And today, probably, this is one of the most difficult decisions I have taken in my life. It has not been a pleasant step for me because I had to go through a lot. But then I have taken this step not to seek power, because you all know that I am on the second term of my Lok Sabha tenureship, and which would last another 3.5 years till 29. But I have decided to give up everything because I need an atmosphere where I can hold my head high and I get my opportunities to develop my personality further and to take Assam in the path of progress, in the path of development. And we should make Assam and an interest of the Assamese people. When I say Assamese, it is a broad-based Assamese concept. So we will take everybody in with us, and we would like to excel and take, because we passed through a very tumultuous time, a very difficult times, conflict-ridden times, but we have come a long way and we want to consolidate the future of Assam further. That is my say.
और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इस्तीफा भेजा है उसमें भी एक सांसद भी घटा लीजिए। अब लोकसभा में इस्तीफा लोकसभा से दे दिया, क्योंकि सदस्यता जाती, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और देखिए पटका भी चेंज हो गया है। सुनवाइए हिमंता बिश्व शर्मा को। Today, the sitting MP from Nagaon, Sri Pradut Bordoloi, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri Dilip Saikia, has welcomed him to the fold of our party. As you know, Sri Pradut Bordoloi is a senior MP, two-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Sri Tarun Gogoi, as well as he is a old Congressman. His history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yesterday, our national president, Sri Nitin Nabin, has approved his joining, and today itself he has joined, and we all welcome him into our party. चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी में लिखा यह इस्तीफा रातों रात लिया गया फैसला नहीं, इसके पीछे मतलब सोच समझ के लिया गया है। पार्टी बोरदोलोई ने पार्टी नेतृत्व के सामने गंभीर आरोप लगाए, कहा कि पार्टी के भीतर अपराधियों को सह दी जा रही है। उनका निशाना सीधा विधायक आसिफ नजर पर था। प्रद्युत का दावा है कि बीते पंचायत चुनाव के दौरान जो है आसिफ के करीबियों ने उन पर हमला करवाया था। दुख की बात यह रही, जब हमलावर जमानत पर बाहर आया तो विधायक ने उसका स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई से उसकी मुलाकात करवाई, जिसने मुझ पर हमला किया था। प्रद्युत के लिए यह जो है झटका था। हालांकि वजह ये बताई गई है, वजह ये हम नहीं कहेंगे, वजह राजनीति में जो दिखती है बस उतनी नहीं होती है, लेकिन ये वजह एक बड़ी वजह बन गई, सॉलिड वजह बन गई। ये प्रद्युत है। प्रद्युत के पहले भूपेन बोरा टॉप लीडर जो प्रदेश अध्यक्ष था उसने छोड़ा। और भी 3-4 नाम भी और बताऊंगा, लेकिन पहले जरा भाऊ के पास चलते हैं और फिर मैं जरा प्रियंका गांधी को सुनवाऊंगा, जिनको इस बार असम की कमान दी गई थी। ये प्रियंका के लौटते ही वहां से लौट के आई कि एकदम हमको लगा कि असम बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन असम को उत्तर प्रदेश लग रहा है कि बना दिया जाएगा कुछ ही दिन में। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी थी। बहुत सम्मान के साथ बता दूं, हमें कांग्रेस से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष, अगर विपक्ष को कोई भी कहीं से भी कमजोर हो रहा है तो भाई मैं तो एकदम साफ साफ बोलूंगा, ये प्रियंका गांधी थी। 2% पे ले आई थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को। इतना मजबूत किया था, इतना मजबूत किया था। भाऊ। धन्यवाद आशीष। आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं और हम अंधभक्त नहीं। सत्ता पक्ष को सवाल पूछने के मायने ये नहीं है कि विपक्ष के आप अंधभक्त हैं, और विपक्ष की सराहना करने के मायने ये नहीं है कि आप विपक्ष के अंधभक्त हैं। विपक्ष का साथ देने के मायने ये नहीं है कि आप अंधभक्त हैं। इसीलिए न्यूज लॉन्चर ना कोई विज्ञापन एक्सेप्ट करता है, ना कभी किसी से भी कोई भी फंडिंग हम लेते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। हम जानते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेते हैं या कांग्रेस से भी लेते होंगे शायद, क्योंकि हमारे ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। हम पूरी ताकत के साथ बोलते हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हमने जब सत्ता पक्ष को आईना दिखाया, सत्ता पक्ष पे हमले बोले, सत्ता पक्ष के कुकर्मों का पाढ़ा सामने लाया, तो कम से कम सत्ता पक्ष ने हो सकता है उसको रेक्टिफाई किया हो या उसको संज्ञान लिया हो। लेकिन जब विपक्ष को हम आईना दिखाते हैं तो विपक्ष हमें कोर्ट खींचने की धमकी देता है और ले जाता है। कांग्रेस का ऑलरेडी एक केस मेरे वैयक्तिक रूप से मेरे खिलाफ है, तेलंगाना में लगाया है और हम लड़ रहे हैं। तो मेरे पास सारे सबूत है और हम डंके की चोट पे केस लड़ रहे हैं। उसका भी वजह से नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र का जो रथ है 2 पहियों पे चलता है और वो पहिए बराबरी के होने चाहिए, तभी जाके व्हील बैलेंसिंग होता है। एक पहिया कमजोर पड़ा तो उस पहिए को कमजोर कैसा है ये बताना हमारा काम है।
कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के पास 100 एमपी थे, मुझे 99+1 अब 98+1 हो गए, क्योंकि फिर आपका एक सांसद आज चला गया। एक सांसद का जाना, और ये मैं बात लगातार, मैं जितना भ्रमण करता हूं आशीष जी के साथ की वजह से मैं घूम सकता हूं जहां भी जाते, क्योंकि एक ऑफिस में जो एंकर हैं हमारे आशीष जी वो संभालते हैं, तो हम बाहर घूम सकते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां कांग्रेस के लोग लगातार ये पूछते हैं कि दिल्ली कब सुधरेगी, दिल्ली का आला कमान कब सुधरेगा, हम बताइए हम क्या करें, हम कहां जाएं। लोग उदास है। जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आना नहीं चाहती। मैं मानता हूं कि बीजेपी में भी नए लोगों को सामने लाया गया, लेकिन फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इतना ताकतवर है कि रबर स्टैंप को भी मुख्यमंत्री बना के सरकार चला के दिखाता है। वो स्ट्रांग नेतृत्व दुर्भाग्य से दिल्ली नहीं है। राहुल गांधी इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनका एक फियर साइकोसिस हो कि भाई नहीं, राहुल जी ने बोला तो होना ही चाहिए, जैसा अमित शाह ने बोलने के बाद होता ही है। यहां पर सारे छिछोरे लोग जिनकी कोई औकात नहीं। आदमी दो टाइप की राजनीति होती है आशीष जी, मैं 30 सेकंड और लूंगा आपसे। एक होती है राजनीति, आप छिछोरों को इकट्ठा करो, लेकिन आप इतना स्ट्रांग रहो कि आप सबको खींच लो अकेले अपने बलबूते पे, वो भाजपा है। और दूसरा एक होता है कि आप यदि स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको छिछोरे लोगों से दूर रखना पड़ेगा, जिनमें मटेरियल है, जमीन से जुड़े, मतलब जमीन का धंधा करने वाले नहीं, जो मतदाताओं से जुड़े हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से। मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में गया, मुझे 3 एमएलए मिले, वो दिल्ली नहीं आते। वो बोले दिल्ली में आके क्या करेंगे, दिल्ली में कौन किसकी सुनता है। मैंने जब दिग्विजय सिंह जी को कहा कि आप दिल्ली आते नहीं, बोले सेशन के टाइम पे आता हूं या कमेटी की मीटिंग में, मतलब बाकी बोला नहीं आता। मैंने कहा क्यों, बोले जिनका राजनीतिक समझ नहीं है, ऐसे बौने लोगों के सामने हाथ जोड़ने के लिए दिग्विजय मजबूर नहीं है। इसलिए मेरी अप्रैल में जब लोकसभा राज्यसभा खत्म होगी तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, अब मैं किसी सदन का मेंबर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी में रहूंगा, लेकिन अब मैं पार्टी में एक सदस्यता के तौर पे मैं घर पे बैठूंगा। दिल्ली में आके क्या करूं, कौन है। आदरणीय शरद जी ने एक बार मुझे कहा था कि उनको फोन गया, बोले वो कोई कांग्रेस से बड़े नेता का फोन है, उन्हें पोटा, बोला केसी वेणुगोपाल स्पीकिंग। तो बोला कौन केसी वेणुगोपाल, बोला वो आई एम द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। क्या है, बोला नहीं वी नीड टू टॉक ऑन सर्टेन इश्यूज इंडिया के। उन्हें कहा आई डोंट नो, यू कीप द फोन डाउन, आई विल टॉक टू सोनिया जी और राहुल जी और खड़गे जी। किससे कौन बात करेगा इसका कोई लेवल नहीं है। आपने एक किसी छिचोरे को ऊपर के पद पे बैठा और इसके लिए आप पूरे राजकीय सिस्टम को उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। इतने स्ट्रांग राहुल गांधी नहीं है, नहीं है इतने स्ट्रांग राहुल गांधी। यह हकीकत है और यथार्थ के धरातल पे सोचना चाहिए। राजनीति में आप कहां हो, राजनीति में आपका मूल्यांकन आपको खुद को करना चाहिए। ओवर मूल्यांकन करोगे, बड़ा मूल्यांकन करोगे बढ़ चढ़ के, तो आप मुंह के बल गिरोगे। आपने सचिन पायलट को छोड़ दिया राजस्थान में और बार बार उसको मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा कर दिया, पार्टी खत्म हो गई राजस्थान में। आपने पंजाब में एक मस्करे को अध्यक्ष बना दिया, उसको मुख्यमंत्री के खिलाफ छोड़ दिया, मुख्यमंत्री भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, पार्टी खत्म हो गई। बाहर से आए हुए लोगों को आप तवज्जो देते हो, जो पार्टी के लोग हैं उनको वो क्या करेंगे, उनका गुनाह क्या है। या कांग्रेस में राज्यसभा पानी है तो आपको पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाना होगा और बीजेपी से फिर कांग्रेस में आओगे तो आपको राज्यसभा मिलेगी। हरियाणा में राज्यसभा आपको किसने दी, बीजेपी वालों को दी। क्यों लोग क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आज यदि प्रद्युम्न चले गए, क्यों चले गए, इनकी पीड़ा को किसी ने देखा। वो सही कह रहे हैं, उन पे हमलावार जो उनके हमला जिनके किया है, जो जेल में गए, वो क्यों नहीं हेमंत विश्व शर्मा का साथ देंगे। उन पे हमला करने वालों को तो हेमंत विश्व शर्मा ने जेल करवाई, वो निकल के गोरखपुर से मीटिंग कर रहा है।
वो उधर से आने के बाद गौरव गोगोई उससे मीटिंग कर रहा है, तो फिर किस अपेक्षा से आप इंतजार कर रहे हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा? क्योंकि गौरव गोगोई लार्जर देन लाइफ हो गए और राहुल गांधी के डिप्टी है, तो उनको लग रहा है कि वो देश के सर्वोच्च। मैंने कहा आपको, एक दिन मुझे एक सेमिनार में किसी ने सवाल पूछ लिया था कि आपको क्या लगता है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कितना परिवर्तन होगा? मैंने बोला इससे भी वर्स्ट होगा। सब शॉक्ड रह गए। मैंने बोला बीजेपी ने जो नए रास्ते खोले हैं गंदगी के, उन रास्तों को अब बड़ा नेशनल बड़े बड़े गेट बनवाएगा कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी में जितना अहंकार नहीं, उससे ज्यादा अहंकार कांग्रेस में है, जब भी पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। अति अहंकार है। हाँ, ये बात तो सही है। भाजपाई में भाऊ, बस बीच में 10 सेकंड, भाजपाई अभी आज सत्ता से चले जाएंगे ना, आप देखिएगा कल को पांव पकड़ते नजर आएंगे लोगों के, घूम घूम के पांव पकड़ेंगे ये। लेकिन कांग्रेस आज भी सत्ता से आज भी बाहर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज भी। और मैंने कहा, एक को मैंने प्रूव करके दिखाया। मैंने आप नाम बताइए कौन सा जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का। हमने फोन किया, 5 मिनट बाद कॉल बैक आया, भाई साहब आपका फोन आया था। हाँ बोलिए अशोक जी। आप स्पोक्स पर्सन को फोन करो कांग्रेस के, कॉल बैक नहीं आएगा। स्पोक्स पर्सन, विधायक तो छोड़ दो और सांसद तो छोड़ दो। जिलों में अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं नाम लेके बता दें। अभी हाल ही में आप और हम दोनों थे ना, कांग्रेस के संगठन पर कांग्रेस की एक सीनियर महिला नेता ने क्या बोला था, नाम लेना नहीं ठीक है, बस खाली इतना समझ लीजिए कांग्रेस कि समाप्त होगी। जिस राज्य में उनको भेजा था वो बोली मैं कहां से ढूंढूं, का कोई संगठन ही नहीं है, मुझे भेज दिया वहां पे भेज दिया, संगठन नहीं है, मैं क्या करूं वहां पे, संगठन सृजन का क्या ड्रामा रिपोर्ट चल दूं? रहा है। उन्होंने बोला आके मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूं अभी। मैं कल एक किताब के विमोचन में गया था आशीष, किताब अर्बन डेवलपमेंट में था, लिखने वाले तेजेंद्र पवार थे। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे नेता है, बहुत कम शिमला के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। तो उनकी किताब का विमोचन था। एक दिन पहले मैं एक सम्मेलन में अर्बन डेवलपमेंट के उनके साथ पैनल पे बैठा हुआ था डिस्कशन में, तो उन्होंने कहा कि मेरी किताब का, तो मैं कल किताब का विमोचन में गया। किताब के विमोचन में स्टेज पे जो लोग बैठे थे उसमें सप्पल भी था, उसमें मनीष तिवारी भी था, उसमें एक केरल के लेफ्ट के सांसद थे, उसमें पुष्पराज देशपांडे थे जो उन्हीं के साथ काम करते हैं कांग्रेस के साथ ही, और बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर कांग्रेसी थे उसमें, बहुत ज्यादा, मैं खुल के बोलता हूँ। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो गया, सब मिलने, अरे बाप रे आप आ गए अशोक जी, और आप न्यूज लॉन्चर ऐसा कर रहा है, और आप तो बिल्कुल निडर होके बात करते हैं, ये करते वो करते हैं। इतने में सप्पल आ गए, वो मिले, वो सब मिले, मनीष तिवारी गए, इसके पहले लेफ्ट के सांसद गए। उन्होंने मुझे देखा, ऐसा पूछा, अरे यू आर हियर? मैंने यस सर। ओ, चले गए। हम ये नहीं चाहते कि हमको रिकॉग्नाइजेशन दे, लेकिन वो जानते हैं कि कौन क्या बोल रहा है आज के डेट में, पत्रकारिता कौन कर रहा है, गैर पत्रकारिता कौन कर रहा है। मनीष तिवारी चले गए, किसी ने कहा कि मनीष जी आपको नहीं जानते, मैंने नहीं जानते। एक बुजुर्ग कांग्रेसी था, उसने कहा कांग्रेस का दुर्भाग्य है अशोक जी, ये जिन पत्रकारों की वजह से कांग्रेस को फायदा होता है उसको कांग्रेसी नहीं जानते, ये उन तमाम लोगों को जानेंगे, बोले चैनल के एंकर और एंकरनियों को, उसका शब्द ही है, जो रोज राहुल गांधी की और कांग्रेस की ऐसी तैसी करते रहते हैं। बुरे दुर्भाग्य पार्टी का। हमें कोई मिले ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता आशीष, हमें कोई जाने ना, बिल्कुल नहीं आप जाते हो, हम तो मुझे कहीं जाने जाते नहीं, मैं तो बोलता हूँ, मैं आज के डेट में आशीष जी, आप तो कभी बाहर नहीं जाते, और एक दो फंक्शन में मैं जबरदस्ती आपको लेके गया तो आपने मुझे क्या कहा वापस आके, अरे ये तो बहुत, मतलब ये तो जान पे आ जाता है आदमी, हर आदमी हाथ मिला के आप ऐसा बोल रहे थे, आप ऐसा, हर एक को हंस हंस के बोलना पड़ता है। बोला ये तो संकट का काम है। मतलब बहुत ज्यादा संकट का काम है, क्या बताऊं। लेकिन एक वस्तुस्थिति बताता हूं मैं आपको, इससे ज्यादा अरोगंट पार्टी नहीं है कोई, इससे ज्यादा अरोगंट नेता नहीं है कोई। आज आप किसी भी राज्य में जाइए, मैं डबल इंजन की सरकार में जाता हूं, मैं अभी महाराष्ट्र के विधानसभा में था, शायद ही कोई मंत्री था जिसने मुझे चाय पे नहीं बुलाया या खाने पे नहीं बुलाया। सवाल खाना और चाय का नहीं होता है, सवाल है रिकॉग्निजेशन का। सवाल उनके मालूम है कि हमारे खिलाफ बोलता है, लेकिन निडर होकर कम से कम बात तो करते हैं। और कांग्रेसियों को कोई लेना देना नहीं, उनको लगता है कि ये बोले जा रहा है।
कांग्रेस उन्हीं नेताओं को जो कांग्रेस से पैसा लेता होगा और वापस करता होगा कुछ पैसा, धंधे का जहां चलता है उन्हीं लोगों को लेके बैठते हैं। क्या अरे बताएं, मैं हमें अपने बीच में भी है, सवाल ही नहीं, हमारे बीच में भी है लोग, हम लोग लेकिन विषयांतर अब वापस आते हैं उसी इश्यू पे। आप मुझे हमारा बताइए, मुख्य मुद्दा है। जितेंद्र भंवर सिंह, इनकी पॉलिटिकल क्या है, इनका क्या है पॉलिटिकल इनका वजूद? गोगोई के पिता चीफ मिनिस्टर थे इसलिए ये नेता है। यदि इनके पिता चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो ये क्या कारपोरेटर बन पाते? सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है चुनाव में। मुझे याद है, मैं अभी ये फिर 30 सेकंड लूंगा आपसे, तेलंगाना के जब चुनाव अनाउंस हुए और जब उस माणिकराव ठाकरे को इंचार्ज बनाया गया तो राहुल गांधी ने उनको खुद कहा था कि आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम तेलंगाना, लेकिन सब जगह हार गई बीजेपी और कांग्रेस और तेलंगाना में जीत गई। मैंने उनको एक दिन पूछा कैसा तेलंगाना जीता आपने, मुझे जरा थोड़ा बता देंगे? बोले मैं तो 1 साल वहां रहा, वही रहा मकान किराए पे लेके हैदराबाद में, और मैंने वर्तमान अध्यक्ष को पूछा कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? उन्होंने बोला, बोले बिल्कुल साहब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो मैंने बोला, बोले ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, तेलंगाना में कांग्रेस इतनी गुटों में बटी हुई थी शायद ही किसी राज्य में बटी हो। मैंने बोला, बोले तुम्हारे पास 1 महीना है, हर जिले का जो नेता है जो तुमसे नाराज है, जाओ, तुमसे बुजुर्ग है, चरण छुओ, उससे आशीर्वाद लो, उनको लाओ मेन स्ट्रीम में, उनको बताओ कि आपके बगैर चुनाव जीत नहीं सकती पार्टी। ये सारे लोग इकट्ठा होंगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, पार्टी सत्ता में आएगी और तुम मुख्यमंत्री बनोगे। और वही हुआ। क्या कोई ऐसा माणिकराव ठाकरे इनके पास यहाँ पे है? यहाँ पे जिनको आपने भेजा प्रियंका गांधी जी को, उनको ये भी नहीं पता होगा कि प्रद्युम्न कितना सीनियर है। माफ कीजिएगा मुझे, एक अच्छा ओरेटर होना या किसी गांधी परिवार का होना के मायने ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो। आपके पास लॉजिस्टिक का कोई आदमी है? हाँ, लॉजिस्टिक का आदमी इनके पास संदीप सिंह था। उसका लॉजिस्टिक यही था कि किसके पास कितना पैसा है और कौन कितना में टिकट देगा। कौन? इसी आसाम के चुनाव को लेकर मैं बताता हूं। 1 साल पहले मैंने हेमंत सोरेन से मेरी लंबी मुलाकात हुई थी और मैंने आपको पूरा वृत्तांत बताया था। उसमें हेमंत ने मुझे कहा था, हेमंत सोरेन जी ने, कि मैं अभी, मेरी सरकार टिकेगी, मेरी सरकार कोई गिराएगा नहीं, मुझे पता है, मैं जान गया। अब मैं आखिरी 2 साल संगठन में और बाकी काम करूंगा, लेकिन अभी मैं आसाम में काम कर रहा हूं, अशोक जी कहीं बोलना मत। मैंने मेरी पूरी टीमें भेज दी आसाम में, आदिवासी क्षेत्र में, और मैं वहां डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हेमंत विश्व शर्मा को आईना दिखाना है। मेरी सरकार गिराने के लिए उन्होंने वहां से प्रयास किया, आसाम से, जो एमएलए के पास पैसे वैसे मिले थे, और ऐसा उनका आरोप था, मुझे ऐसा उनको लगा शायद। और उसके बाद जो जिस लैंग्वेज का यूज किया हेमंत विश्व शर्मा ने चुनाव के दौरान, उसका जवाब मुझे देना है। और आज जितना एजिटेशन वहां आसाम में हुआ है आदिवासियों का, उसके पीछे हेमंत सोरेन था। आज हेमंत सोरेन वहां एक बड़ी पावर हो गया है। हेमंत सोरेन से ये लोग मिलने गए और उनको बोले कि आप हमारे साथ दीजिए। क्यों साथ देगा आपका वो? क्यों साथ देगा? आप उन्हें 5-6 टिकट, 8-10 सीटें उसको ऑफर किया आपने। शायद उन्होंने मैसेज दिया कि कुछ सीटें, तो इन्होंने हंस दिया उस पर। अरे में आसाम में क्या है कुछ सीट आपको? आसाम में क्या है आपका? मैं आज बताता हूं, 40 सीटों पे लड़ रहा है हेमंत सोरेन आसाम में, 40 सीटों पे। ये कांग्रेस का मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट कुछ हद तक सोनिया गांधी के हाथ में बागडोर थी, और अहमद पटेल एक उनके पास जुगाड़ था कि जो जाके ये सारी कम से कम बात कर सकता था, कौन किसका है, क्या किसका है। आज के डेट में राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्होंने बीजेपी से आए हुए आदमी को राज्यसभा लड़ाई। जितने लोग जीवन भर काम कर रहे हैं कांग्रेस के, वो दरिया उठाते रहेंगे। कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी से घुसा हुआ है, कोई पिछड़े आइडियोलॉजी से घुसा हुआ है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहां है ये किसी को पता नहीं है। सारों की हालत क्या है, दरअसल फर्क क्या है? आपने कहा ना कि मजबूत नेता अमित शाह के आदेश पर होता है, राहुल गांधी मजबूत नहीं है। मजबूत में ये भी नहीं है कि किसको चुनाव लड़ाना है।
बीजेपी भी मजबूत का अंतर देखिए, बीजेपी किसी को भी वो रिपब्लिकन पार्टी से बुला करके, ये इंडिया वाली 58 वाली नहीं, ट्रंप वाली रिपब्लिकन से बुला करके लड़वा देना अमित शाह, तो कोई चू नहीं बोलेगा। अंतर क्या है कि आप अपनी पार्टी में इंदिरा गांधी की बात पे आइए, इंदिरा गांधी को कौन सा मुख्यमंत्री कांच के गिलास में पी रहा है पानी, कौन स्टील में और कौन जो है पीतल में, ये पता होता था पानी कई बार पिया। एक एक खबर जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, और राजनीति बहुत निष्ठुर, बहुत क्रूर और बहुत सातिर तरीके से चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं महात्मा हूं तो राजनीति न करे, नहीं करे। एक एक खबर होती थी, मुख्यमंत्री के बूसट में कितने बटन हैं और कौन सा बटन टूटा, खबर होती थी। मुख्यमंत्रियों को कैसे फेंट दिया करती थी इंदिरा गांधी, पता है लोगों को। आज वही काम और उसी पैटर्न पर अमित शाह वगैरह कर रहे हैं। हाँ, इनकी राजनीति थोड़ी सी, मतलब इस राजनीति में देश का हित नहीं है, संविधान और लोकतंत्र का हित नहीं, इसलिए हम इनके खिलाफ हाँ, एकदम सवाल खड़े करते हैं। खड़ा लेकिन राहुल गांधी को, राहुल और आज के कांग्रेस लीडरशिप को भूपेंद्र बोला जा रहा है, पूरे देश में खबर चल रही, अफवाह फैला रहे हैं। भूपेंद्र अब चला गया मुंह पे बेइज्जत करके, अब इसको इसे कहते हैं मुंह पे थूकना। तब कह रहे हाँ चले गए, जिसको जाना है जाए। प्रद्युत बारदोलोई जा रहे हैं, नहीं नहीं हम अभी रोड मैप उनके साथ बना के आ रहे हैं। अरे इससे ज्यादा मुझे प्रद्युत बारदोलोई के जाने पर ही डिबेट नहीं करना हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, डिबेट है कि कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी, इतनी कांग्रेस की लीडरशिप कितनी नाकारा है, इस पर डिबेट है। अभी देखिए इसी आसाम में देखिए, 22 फरवरी को भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस छोड़ी। 5 मार्च 2026 को 3 विधायक कमलांत डे, शशिकांत दास, बसंत दास ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी चले गए। फरवरी 2023 में आसाम के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। आसाम यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंकिता दास और संयुक्त सचिव प्रभा दास कालिता भी शामिल हुए। ये अभी डाटा मुझे स्वप्निल ने भेजा, जो अपने ऑफिस में सब रिसर्चर देखते हैं, यूपी देखते हैं। वो भी चले गए। अबुल मियां एक थे, अबुल मियां है, वो भी चले गए। और छोड़ करके कहाँ गए अबुल मियां? भाजपा में नहीं जा सकते थे तो रायजोर दल है, रायजोर दल में चले गए। हाँ। बताइए क्यों कांग्रेस में सीनियर नेताओं को सफोकेशन होता है? क्या सफोकेशन मतलब, आप यदि उनको साइडलाइन पे रखिए तो रखिए, आप उनको बेइज्जत करते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको इतना पुश करते हैं कि वो बदला लेने की भावना से बीजेपी में जाते हैं। सीनियर नेता ही नहीं, मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, सीनियर नेता कह के फिर कमजोर हो जाएगा ये। यहाँ पर हर कांग्रेसी को घुटन है, जो कांग्रेसी घुटन है, हर कांग्रेसी घुटन। आप मुझे बताइए, दलाल खाली कंफर्टेबल है। पुणे जिले में सालों से कांग्रेस गायब है। एक विधायक था थोपटे भोर से, वो पुणे में शरद पवार, अजित पवार सबसे लड़के वो अपनी सीट रोकता था। छोटे जो बच्चे पहली बार दूसरी बार विधायक बने उनको मंत्री बनाया गया, और जिसकी इतनी लेगेसी थी, उनके पिता की यह हालत थी आशीष, जब 2024 का चुनाव हार गई कांग्रेस लोकसभा, वो वयोवृद्ध इंसान 80+ खाना छोड़ दिया उन्होंने कि मेरे पार्टी के हाल क्यों बुरे हैं। जब शरद पवार पार्टी छोड़ के गए तो प्रणब मुखर्जी ने फोन किया संग्राम थोपटे के पिताजी को, थोपटे साहब पूना का कार्यालय हमारा है, शरद पवार का कैसा उधर बोर्ड लगा? बोला साहब चिंता मत करिए। शाम को गए, खुद हाथ से बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया और मराठी में पहला डायलॉग दिया, उड़ा लेते कावड़े राय लेते मावड़े। मावड़े मतलब शिवाजी के सैनिक और कावड़े मतलब कौवे। बोले जो चले गए वो कौवे हैं, जो बचे हैं वो मावड़े हैं। वो उस परिवार को क्या दिया, संग्राम थोपटे को अपमानित अपमानित अपमानित, इतना अपमानित किया कि इस बार उसको चुनाव जीतने नहीं दिया। इन्हीं लोगों ने, सबने मिलके, क्योंकि बहुत सीनियर हो जाता, वो बीजेपी ज्वाइन कर गया। ये मेरे आंखों के सामने मैंने कई चीजें देखी, कैसे आप बीजेपी में पुश करते हैं। और आपने सही कहा, ये स्लीपर सेल है जो अच्छे कांग्रेसियों को बीजेपी में जाने को मजबूर करते हैं। ये स्लीपर सेल का काम है। चलिए
सुन लीजिए जरा प्रियंका गांधी को सुन लीजिए। प्रियंका गांधी को सुनाओ भैया। And I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. मैम सिविल सोसाइटी ने राहुल जी के खिलाफ लेटर लिखा है। ये And कितना हमने दिया I think he was कि upset उनको over एक one टिकट एलोकेशन पे उनको प्रॉब्लम थी और मुझे लगता है उनको बात करना चाहिए था। ये अनफॉर्चुनेट है, चली गई, हो गया अनफॉर्चुनेट। क्या फर्क है इन्हें? डेमोक्रेसी नहीं भी रहेगी, संविधान नहीं भी रहेगा तो मैं बहुत कड़वी बात है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ऐसे में ही सुनवाना पड़ता है तो लोग कहते हैं कि क्यों सुनवाए। सुनिए जरा अगली बाइट इनकी, सुनिए, प्रसन्नता तो होगी ना, ये सब तो खुश होंगे। कांग्रेस में कुछ बचा है क्या? कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए आज प्रद्युत बारदोले ने इस्तीफा दिया है, कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। अरे अभी आज पहली बार अभी इसको मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्या कहे? गौरव गोगोई, मतलब गौरव गोगोई गए तो क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहेंगे? कुछ भी, ये ऐसे ही थोड़ा कुछ भी बोलने लगते हैं। इनको बोलने का मौका कौन दे रखा है? इजाजत दीजिए, आज हमने जितना बोल दिया है, हमको आज गाली खाने के लिए पूरा कम से कम 5-6 दिन गाली खाने भर नहीं, अभी नहीं गाली, मतलब हम देखिए आशीष, हम हमारे दर्शकों को भी बोलते कि यदि आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट करिए। हाँ, आपके प्रोग्राम में 2-4 पोर्टल जरूर यूट्यूब वाले प्रोग्राम करेंगे कि ये बहुत ही वाहियात लोग हैं, क्योंकि उनको बेचारों को जो लेते हैं वहां कांग्रेस से उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। क्या करें? ठीक है, हमें लेकिन कांग्रेस को अभी नहीं सुधरे तो कांग्रेस वाकई, ये जो निशिकांत दुबे बोल रहा है समाप्ति की ओर, क्या हम वो माने? कांग्रेस हर चुनाव में, देखिए बिहार में क्या था, 6 पे आ गए। क्या आसाम में 29 का टैली रोक पाएगी कांग्रेस? सत्ता में आने की बात दूर है। आज के जो सर्कमस्टांसेस है और भंवर जितेंद्र सिंह और ये टाइप के लोग यदि वहां काम कर रहे हैं और प्रियंका जी के साथ पूरा बैगेज उनका जा रहा है, तो क्या कांग्रेस आसाम में भी 2.5% पे आएगी या कांग्रेस अपने 29 का आंकड़ा भी मेंटेन कर पाएगी? सवाल वो है। इन्होंने बहुत लाइटली लिया आशीष जी, बहुत लाइटली लिया, बहुत, कि चलो ठीक है एक सीट पे शायद वो, अब ये दुर्भाग्य है। लेकिन एक विधायक जो चुनाव हारा हुआ था महाराष्ट्र में, विधायक अविनाश वारजूरकर हारा हुआ था, विधायक 1000 वोट से, वहां बाई इलेक्शन में शिवसेना को टिकट देना पड़ा कांग्रेस नारायण राणे के साथ आने वाले लोगों के साथ, और जब उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, कांग्रेस टिकट नहीं दोगी तो सोनिया गांधी से उसकी मुलाकात हुई और वो फूट फूट के रोया, ये बोलते हुए कि मैंने बहुत गलत सोचा, वो हमारी मां समान है। क्या बोला होगा सोनिया जी ने? कहा कि अविनाश, मैं जानती हूं कि तुम 1000 वोट से हारे, 1000 वोट से हार नहीं होती, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते नारायण राणे को हमने प्रॉमिस किया था कि जो लोग उनके साथ आएंगे उनको हम बाई इलेक्शन में टिकट देंगे, क्योंकि उनका इस्तीफा हो रहा है और वही सीट तुम्हारी भी है। मैं एक ही कह सकती हूँ कि तुमको चुनाव लड़ना है, मैं तुमको रोकूंगी नहीं, तुम रहो। सोनिया गांधी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन पार्टी नारायण राणे के साथ रहेगी, ये मजबूरी है। इस बात पे रो दिया और वो उसके बाद लगातार कांग्रेस के लिए जी जान लगा के काम करता रहा। फिर सोनिया जी नेपथ्य में चली गई, फिर यही हमारे यहाँ जो 2 शिवसेना से आए हुए लोगों के हाथ में बागडोर चली गई महाराष्ट्र की, नाना पटोले और वडेट्टीवार, और उसका परिणति क्या हो गई? तब सोनिया के समय रहने वाला लड़का आज पूरे परिवार के साथ बीजेपी में ज्वाइन किया पिछले वीक। इतना कॉर्नर करते हैं उसको, चला गया बीजेपी। अब जिला परिषद, आप चंद्रपुर जिला परिषद में खेल देखिए, उसको ने मुझे कहा, मैंने बोला क्या किया अविनाश तुमने? बोला मैं क्या करूं, हम कितनी लड़ाई लड़े, चंद्रपुर में लोग लेके आए कारपोरेशन, हम जीती हुई कारपोरेशन में हम हमारे अध्यक्ष नहीं बना पाए, बॉडी नहीं बना पाए,
इन नेताओं के झगड़े में। ये ऐसे ही करते रहेंगे तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता कब तक मेहनत करते रहेंगे? जवाब हमको भी देना पड़ता है वर्कर्स को। वोट मांगने हम जाते, ये नहीं जाते। तो इससे अच्छा बोले मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, मैसेज दिया, मैं मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने कहा कि अविनाश तुम्हारी मेहनत हम जानते हैं, तुम्हारी वर्थ हम जानते हैं, आप हमारे साथ आके देखिए, हम आपकी इज्जत बनाए रखेंगे। हो गया, एक मेजर चेंज हो गया चंद्रपुर में। एक जिले, एक महाराष्ट्र नहीं, आसाम नहीं, कर्नाटक देखिए, तेलंगाना देखिए, आंध्रा देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, एक राज्य नहीं है जहां ये स्लीपर सेल अच्छे कांग्रेसियों को वहां से निकाल रहे हैं और हमारा नीरो ऊपर बंसी बजा रहा है। नहीं पूछ रहे, सोनिया गांधी का तक जो एक्सेस था ना, वो दिक्कत नहीं थी। सोनिया गांधी ने तो रसातल में गई कांग्रेस को, जब कांग्रेस टूट फूट गई, बिखर रही थी 96 97 के दौर में, तब सोनिया गांधी जब एंट्री करती है और सोनिया गांधी कांग्रेस को फिर से धागे में पिरो देती है। आज की तारीख में प्रियंका गांधी क्या फर्क है? प्रियंका गांधी एक विधायक जिता के उत्तर प्रदेश में लाई, कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं, कोई फर्क पड़ा था क्या? प्रियंका गांधी, मैं फिर वो कह दूं, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2% पिलाया। प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना छोड़ सब सफाया हो गया, वो भी अपने जुगाड़ पर, प्रमोद तिवारी का अपना सिस्टम है तो आ गई। हाँ, और प्रदेश अध्यक्ष जो अजय लल्लू हैं, उड़ीसा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हार गया, सब हार गए। जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें गई थी प्रियंका गांधी? कोई मुझे पूछ के बता दे जरा, कांग्रेस में गई थी रिव्यू मीटिंग में? मैं तथ्यों बात करूंगा, नई रिव्यू मीटिंग में गई, वही गए वो जिन्होंने चुनाव में मौज मारा था, पूरे चुनाव में कैशबैक सिस्टम चलाया था, वही रिव्यू मीटिंग में गए। और रिव्यू मीटिंग में हुआ क्या? उसमें मौजूद प्रत्याशियों की जुबानी बता रहा हूँ, कहे कि इस रिव्यू मीटिंग से फायदा क्या था, बेइज्जत करने के लिए बुलाए थे। वहां पे बुला करके एक ऐसे, कितना वोट मिला है तुमको? अच्छा 900। अगला तुमको कितना मिला? 1300। अच्छा चलो तुम 400 वोट से जीते हो, उसको 900 मिला, तुमको 1300 मिला, 400 वोट से जीत गए। और ठहाके समोसा चाय के साथ ठहाके लगा करके रिव्यू मीटिंग थी इनकी। नहीं, रिव्यू मीटिंग इसीलिए होती है आशीष, ये लोगों को बताने के लिए। उस रिव्यू मीटिंग का इम्पैक्ट होता तो यूपी में अलग होता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आसाम में 29 सीटें वापस आना मुश्किल, ठीक है? आप पौंडीचेरी में नहीं हो, आप तमिलनाडु में AIADMK के भरोसे जितने आ जाओ उतने आ जाओ। और केरल में, मैं आज बता रहा हूं आपको, केरल में KC वेणुगोपाल का नाम मुख्यमंत्री पद घोषित करोगे तो केरल की जनता चुनाव हरवा देगी, और यदि आप उसका नाम नहीं अनाउंस करोगे तो वो चुनाव हरवाने की स्थिति में है आज केरल में। तो आप बता दीजिए कैसे सत्ता में आओगे। चलिए, वक्त बहुत हो गया, 41-42 मिनट हो गया है, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।